Hey guys, welcome to our channel All Exam Place. This is पुनीत चतुर्वेदी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आज के हमारे एक इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम बात करें यहाँ पे आप लोगों से बजट के बारे में। बजट की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि वैसे तो बजट आपका फरवरी मंथ में आता है, लेकिन फरवरी 2024 में इस साल आपका इंटरिम बजट पेश किया गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, आगामी इलेक्शन होने वाले थे और अभी ये डिसाइड नहीं है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, कि सरकार किसकी बननी है। तो आगे आने वाले समय के लिए बजट डिसाइड करना इनके बस की बात नहीं है, मतलब कोई भी नहीं करता। तब वहां पर अंतरिम बजट पेश किया जाता है, जब तक कि आपका कार्यकाल है तब के लिए। तब क्या होगा कि भाई उसके बाद में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन होने के तक वहां पर इंटरिम बजट ही काम करता है और उसके बाद में फिर से निर्वाचन होते हैं और निर्वाचन की प्रक्रिया के बाद में जब सरकार स्थिर हो जाती है ना, संसद के सत्र शुरू हो जाते हैं, उसके बाद कहीं पर जाकर और बजट की प्रक्रिया फिर होती है। तो ये जो फाइनल बजट आपका जुलाई 2024 में आया है, हम इसके बारे में आज यहां पर चर्चा करने वाले। अब बात आती कि साहब बजट क्या होता है, तो आपको भी पता है कि अगर आप भी अपने खर्चे चलाते हैं तो खर्चे चलाने के लिए एक महीने का पूरा एक ब्यौरा निकाल लेते हैं कि कमरे का किराया देना है, खाने का देना है, टिफिन का देना है ना, फिर इसके बाद में सब्जियों का देना, जो भी जैसा जो चीजें हैं, आपकी दूध का देना है ना, या बाकी जो भी आपकी चीजें लगती हैं, उन सभी का अपना एक अलग अमाउंट अलग अलग निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए देश का अपना बजट होता है, ठीक है। और उसे यहां पर एनुअल फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो ये आपका सर एनुअल फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके नाम से? एनुअल फाइनेंशियल ईयर के नाम से इसे जाना जाता है। अब एनुअल फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 112 में इसका जिक्र किया गया है और 112 से लेकर कहां तक जाता है? तो आर्टिकल नंबर 117 तक जाता है, ठीक है। और वैसे तो अगर हम बात करें बजट शब्द की, तो बजट शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में जो उल्लेख आपको मिलेगा वो मिलेगा एनुअल फाइनेंशियल ईयर। इसे हिंदी में कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। किस नाम से जाना जाता है सर? तो इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि साहब ये बताइए कि जब इसे बजट के नाम से नहीं जाना जाता तो बजट शब्द कैसे आया? तो हुआ क्या कि ब्रिटेन में जब पहली बार वहां पर जो वहां के वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा जब पहली बार वहां पर बजट लाया गया था, तो एक चमड़े के थैले में वहां का पूरा एक साल का एनुअल फाइनेंशियल ईयर लाया गया और वो जो चमड़े का थैला था उसे लैटिन भाषा में बुजेट कहा जाता था, ठीक है। और वहीं से ये शब्द पड़ा है, बुजेट से बजट, बुजेट आया, वहां से वो शब्द आपका आगे बढ़ता है और उसका नाम यहां पर क्या किया जाता है? फिर बजट पड़ जाता है। हालांकि अब तो यहां पर टैबलेट के माध्यम से, टैबलेट जो आपका मतलब यूं कहा जाए डिजिटली बजट क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। तो अब कोई चमड़े का थैला नहीं आता है और अब क्या आता है आपके पास में यहां पर? तो टैबलेट के माध्यम से बजट प्रस्तुत किया जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं कि पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, जरूर आंसर करिएगा आप लोग, है ना, कि पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया था, ठीक है। पहले तो अगर देखा जाए, वास्तव में अगर हम पहले देखें, शुरुआती बात करें, शुरुआत में क्या होता था कि 2017 से पहले अगर देखें तो हमारे यहां पर दो तरीके के बजट पेश किए जाते थे। कैसे? एक होता था, मतलब 2017 के पहले, 2017 के पूर्व की अगर बात की जाए तो यहां पर दो तरीके के बजट पेश किए जाते थे। एक होता था कौन सा बजट? रेल बजट। और एक होता था कौन सा बजट? आम बजट, ठीक है। तो रेल बजट और आम बजट, मतलब रेल जो है बहुत बड़ा रेल का बजट होता था, इसलिए रेल बजट और आम बजट दोनों कैसे हुआ करते थे? आपके अलग अलग बजट हुआ करते थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, रेल बजट जो होता था वो भी एक बड़ी चीज है कि रेल बजट कौन पेश करेगा? तो यहां पर जो रेल बजट पेश किया जाता था ना, है ना, तो ये आपका किसके द्वारा? रेल मंत्री के द्वारा पेश किया जाता था। वहीं पर अगर हम आम बजट की बात करते हैं तो आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता था साहब? तो ये वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन यहां पर क्या होता है कि 2017 से एक नई प्रक्रिया आती है और 2017 से यहां पर रेल और आम दोनों बजट को मिला दिया गया, है ना। इन दोनों बजट को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया और मर्ज करने के बाद में यहां पर यह कहा गया कि रेल बजट आम बजट में ही शामिल हो जाएगा, और है ना, और भारत सरकार का जो व्यय है पूरी तरीके से एक साथ होगा और उसको किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा ही क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी बात यहां पर की जाती है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और आती है बात कि ये जो बजट है
है ना। ये जो बजट है, बजट कुल 6 चरणों में प्रस्तुत होता है। बजट कितने चरणों में? कुल 6 चरणों में, है ना। बजट कुल 6 चरणों में, ध्यान दीजिएगा, बजट को जो है कुल 6 चरणों में विचार विमर्श करके कहीं जाकर तब फिर उसे पारित किया जाता है। अब एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि बजट कुल कितने चरणों में पारित होता है, तो बजट कुल 6 चरणों में इसे पारित किया जाता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें बात बजट में आगे ये आती है कि भाई यहां पर इस बार के बजट में क्या कुछ चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमें यहां पर देखने को मिली हैं, कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखो, एक चीज है कि बजट यहां पर प्रस्तुत कौन करता है, तो बजट प्रस्तुत करते हैं हमेशा कौन प्रस्तुत करते हैं? बजट प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के द्वारा ही यहां पर बजट को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और एक चीज है कि संसद के समक्ष किसकी अनुमति से रखा जाता है, तो बजट किसकी अनुमति से संसद के समक्ष रखा जाएगा? तो यह राष्ट्रपति की अनुमति से संसद के समक्ष, यानी प्रेसिडेंट की जो परमिशन लगती है बजट को रखने के लिए, ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां पर ध्यान देने योग्य है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है कि सरकारी पैसा अगर आपको निकालना है, एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या होता है कि सरकारी पैसा अगर आपको निकालना है तो ऐसे ही आप कहीं जाकर पैसा नहीं निकाल सकते कि सरकार का पैसा किसी भी रूप में जब मन हो तब क्या कर लें, आप निकाल लेंगे, नहीं। उसके लिए क्या होता है? डिमांड ऑन ग्रांट्स होती है, उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, विनियोग विधेयक लाया जाता है अनुच्छेद 114 के अनुसार, और विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार का पैसा निकाला जाता है और फिर उसको सरकारी कार्यों में खर्च किया जाता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जरूर जरूर आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है कि साहब भारत में पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया था, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए, याद करने योग्य, लिखने योग्य, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स में यहां पे जो आपके लिए लिखते जा रहा हूं ना भाई, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोगों के एग्जाम से रिलेवेंट है ना। जैसे एक सबसे बड़ी बात होती है कि भारत में पहली बार 18 फरवरी 1860 को, ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहली बार कब की बात है ये? 18 फरवरी 1860, ठीक है, 1860 को बजट प्रस्तुत करने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को दिया जाता है। किसको? लॉर्ड कैनिंग, ध्यान दीजिएगा, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत में 18 फरवरी 1860 को लॉर्ड कैनिंग ने, इनके कार्यकाल ने, अगर देखा जाए, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, मतलब ये उस टाइम पे क्या रहे हैं, वहां पर वायसराय रहे हैं। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो जेम्स विल्सन है, इन्होंने क्या किया था? बजट पेश किया था, है ना। कार्यकाल में जेम्स विल्सन को जाता है, जेम्स विल्सन को जाता है, और यहां से एक क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, जेम्स विल्सन, ठीक है। एक मिनट, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। चलिए, क्या बोला मैंने यहाँ पे? जेम्स विल्सन जो है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारत का पहला बजट 1860 में पेश करते हैं, और इसीलिए भारतीय बजट का प्रणेता कहा जाता है। जेम्स विल्सन को क्या कहा जाता है? भारतीय बजट का प्रणेता, ठीक है। भारतीय बजट का प्रणेता कहा जाता है किसे? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगली यहां पर बात आती है बजट के बारे में कि भाई ये तो भारत आजाद नहीं था तब पेश किया गया। अब बात ये आती है कि साहब स्वतंत्र भारत का मतलब आजादी हमें कब मिलती है? 47 में। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को षणमुखम चेट्टी, नाम याद रखिएगा, है ना, पहले वित्त मंत्री जो कि यहां पर फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, नाम था आर के षणमुखम चेट्टी। याद रखिएगा क्या नाम था? आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, षणमुखम, आर के षणमुखम, है ना, आर के षणमुखम चेट्टी जी के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। याद करिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगली बात आती है कि
यहां पर अगला जो हमारा फैक्ट आता है कि गणतंत्र भारत का, क्योंकि 47 में तो आजादी मिली, ठीक है, 47 में तो हमें क्या होती है, आजादी मिलती है। फिर इसके बाद में क्या होता है यहां पर कि जो आपका गणतंत्र रिपब्लिक इंडिया का, किसकी बात हो रही है, रिपब्लिक इंडिया की बात हो रही है साहब, गणतंत्र भारत का पहला बजट। तो जॉन मथाई, ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, नाम है इनका जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई। 1950 में जॉन मथाई ने 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। किसका, गणतंत्र भारत का, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, ठीक है, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने बजट वगैरह पेश नहीं किया है। अब बात ये आती है यहां पर इंपॉर्टेंट, देखिए कभी अगर आप मुझसे पॉलिटी पढ़ेंगे तो मैं बहुत सारी चीजें यहां पे आपको डिस्कस करा दूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स यहां पे आप लोगों को लिखा दूंगा। बहरहाल बात ये आती है कि अभी तक सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया है, ठीक है, अभी बात ये आती है कि सबसे ज्यादा बार बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो हर कोई जानता है यहां पे कि मोरारजी देसाई, कौन साहब, तो मोरारजी देसाई, याद रखिएगा नाम, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई साहब ने अभी तक सबसे ज्यादा बजट कितने बार, 10 बार प्रस्तुत किया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पी चिदंबरम साहब की, जब वित्त मंत्री रहे हैं तो पी चिदंबरम, ठीक है, तो पी चिदंबरम की अगर बात की जाए तो पी चिदंबरम में यहां पर 9 बार बजट पेश किया है। हालांकि हमारी जो वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, कौन है, निर्मला सीतारमण जी की अगर बात की जाए तो वर्तमान में यही है और इनके द्वारा ही बजट प्रस्तुत किया गया। तो 5 बार तो 2023 तक इन्होंने बजट पेश कर लिया है। इसके बाद में एक इंटरिम बजट पेश किया है अभी हाल ही में, है ना, इंटरिम 2024 का। और अभी आपने देखा कि जैसे ही सरकार बनी तो 2024 का एक और बजट पेश किया। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितने बार आपने बजट प्रस्तुत कर दिया, 7 बार बजट प्रस्तुत कर दिया। वहीं पर प्रणब मुखर्जी साहब की बात करते हैं, किसकी, प्रणब मुखर्जी, है ना, प्रणब मुखर्जी साहब, आपने भी कुल 7 बार बजट प्रस्तुत किया है। वहीं पर सीडी देशमुख साहब की अगर हम बात करते हैं तो सीडी देशमुख साहब ने भी यहां पर 7 बार बजट पेश किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल आगे बात करते हैं, यहां पे बजट के बाद में कुछ और फैक्टर्स के साथ में हम चलेंगे, कुछ और फैक्ट्स देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात एक और आती है कि सबसे लंबा बजट स्पीच किसकी रही है, लॉन्गेस्ट बजट स्पीच की बात आती है साहब, यहां पर किसकी बात आती है, लॉन्गेस्ट बजट स्पीच की, लॉन्गेस्ट बजट, है ना, लॉन्गेस्ट बजट स्पीच। तो ये देखिएगा जो लॉन्गेस्ट बजट स्पीच है ये यहां पर 18,650 शब्द, 18,650 शब्द 1991 ये वो समय है जब एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था। और इस समय पर हमारे जो वित्त मंत्री रहे हैं ये कौन रहे हैं, आप सभी को पता है, सबसे शानदार अभी तक के प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री भी रहे और वित्त मंत्री सबसे शानदार, अगर बात की जाए यहाँ पे बात जो कर रहे हैं तो सबसे शानदार माना जाता है कि इन्होंने उस समय की जो वित्तीय व्यवस्था थी इसको बहुत बखूबी संभाला था, थे कौन, मनमोहन सिंह साहब, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक बात आती है कि सब लॉन्गेस्ट स्पीच बजट तो हो गया, बात यह है कि लॉन्गेस्ट स्पीच बजट के बाद में अगर बात आए कि सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया था, तो लॉन्गेस्ट बजट स्पीच किसने दी थी, है ना। तो यहां पर सबसे बड़ा जो भाषण था 2020 का भाषण, 2020 का किसके द्वारा, सीतारमण जी के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी ने 2.42 आवर्स, 2 घंटे 42 मिनट, सबसे लंबा, है ना, जाए तो सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, सबसे लंबा बजट स्पीच दी थी या बजट भाषण दिया था, याद रखिएगा, एड्रेस किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम अब कुछ चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। लाइक सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स आते हैं वित्त बजट प्रभाग के 2024 का, इंडिया गवर्नमेंट का ये हमारा डेटा है ना, भारत सरकार का प्रॉपर ये ऑफिशियल डेटा है जिसके माध्यम से हम यहाँ पर अभी इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बजट के। विकसित भारत के हमारे लक्ष्य का रोड मैप, है ना। देखिए, विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है, इसका पूरा का पूरा हम यहाँ पर एक रोड मैप देखने वाले हैं एक बार, है ना। पूरा का पूरा जो हमारा ये रोड मैप है, एक बार ये हम इसको देखने का प्रयास कर लेते हैं, किस प्रकार से ये पूरा रोड मैप बनाया गया है, कौन कौन से यहाँ पर पहलू रखे गए हैं, है ना। तो सबसे पहले तो बात ही आती है ना, यहाँ पर कि जो हमारी मुख्य जातियां हैं, इन मुख्य जातियों पर क्या किया गया है, ध्यान दिया गया है। तो कौन कौन सी मुख्य जातियों पर ध्यान दिया गया है? 4 मुख्य जातियां जिन पर बजट में स्पेशली यहां पर फोकस किया गया है। अन्नदाता, अन्नदाता का मतलब क्या होता है? किसान होता है, इन पर फोकस है। फिर इसके बाद में गरीब जो है, इन पर फोकस है। युवा जो है हमारे यहाँ के, क्योंकि युवा ही भारत को आगे बढ़ाएगा। अगर युवा बेरोजगार रहेगा, अगर युवा को ध्यान नहीं देंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए युवाओं को ध्यान देने की यहां पर बात की गई है। महिलाओं के लिए बात की गई है। महिला शक्ति के कारण ही हमारा देश कई अलग अलग क्षेत्रों में तरक्की करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि स्पोर्ट्स में भी अगर बात करें तो महिलाओं का अगर ज्यादा योगदान होगा तो इससे हमारी विश्व स्तर पर एक अलग पहचान बनेगी। ठीक है, तो महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया। बजट का मुख्य विषय क्या क्या है? तो रोजगार है, जो कि बजट का एक इंपॉर्टेंट यहां पर बिंदु रहेगा। कौशल प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग वगैरह स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, वो रहेगा। एमएसएमई, जो मतलब लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, ये रहेगा। मध्यम वर्ग को भी ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं क्या है? तो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता की बात की जा रही है। किसकी? कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कृषि के लिए। जैसे हमने 4 सेक्टर्स की बात करी है, उसमें सबसे पहले अन्नदाता का जो हमने नाम लिया, तो वही अन्नदाता के लिए यहां पर बात की जा रही है, मतलब किसान के लिए बात की जा रही है। क्या बात हो रही है किसान के लिए साहब? तो कहते हैं कि उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान और व्यवस्था की व्यापक समीक्षा होगी। राष्ट्रीय सहभागिता नीति आएगी, मतलब जो कोऑपरेटिव सेक्टर हैं, इनमें प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए। फिर इसमें आत्मनिर्भरता पर, मतलब सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए काम किया जाएगा। सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला पर काम होगा, मतलब उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित, संग्रहण होगा, भंडारण होगा उनका, और विपणन, है ना, विपणन सहित, मार्केटिंग सहित, बिजनेस सहित उनके सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। नई किस्मों को शुरू करना, किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि, बाग और बागवानी फसलों की 100 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्म। प्राकृतिक कृषि की बात की जाए तो अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और ब्रांडिंग के द्वारा, मतलब कुछ यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रांट वगैरह देके, सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी, ऐसी बात हो रही है। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधनों के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं झींगा उत्पादन और निर्यात पर बात की गई है। झींगा, जैसे मछली होती है वैसे झींगा है ना पानी में, तो वो झींगा खेती की जाएगी, उसका प्रसंस्करण किया जाएगा। ठीक है, और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डीपीआई के लिए बात की जा रही है। अब इसमें क्या होगा साहब? तो इसमें कहा जा रहा है कि 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए डीपीआई लाई जाएगी। ठीक है, अगली बात यहां पर होती है, और क्या काम होगा? तो और काम के लिए साहब ये कहा जा रहा है कि 400 जिलों में डिजिटल फसल का सर्वेक्षण किया जाएगा। कितने जिलों में? 400 जिलों में डिजिटल फसल का सर्वेक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड भी यहां पर जारी किए जाएंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर कही जा रही हैं। विकसित भारत के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं कही गई हैं? जो विकसित भारत है, इसके लिए यहां पर क्या क्या प्राथमिकताओं की बात की गई है, हम उन पर भी एक बार विचार विमर्श कर लेते हैं। जैसे रोजगार और कौशल प्रशिक्षण एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनका फैक्टर रहेगा, जिस पर इन्होंने काम करने के लिए बात करी है। ठीक है, साथ ही साथ
क्या कहा है इसमें? तो इसमें ये कहा गया है इनके द्वारा कि सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को, देखिए कि कोई भी औपचारिक, सारे के सारे जो भी ऑफिशियल सेक्टर्स हैं, ठीक है ना, जितने भी ऑफिशियल सेक्टर्स हैं, सारे के सारे जितने भी ऑफिशियल सेक्टर हैं, उनमें अगर कोई पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाला है, उसको 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक एक माह का वेतन, है ना, कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में, है ना, 3 किस्तों में एक माह तक का जो वेतन होगा 15,000 रुपए तक का होना है। और साथ ही साथ यहां पर यह कहा जा रहा है कि 15,000 रुपए का जो वेतन है 3 महीने के लिए, 15,000 के 3 माह तक के वेतन की यहां पर बात की जा रही है। इससे लगभग 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की क्या है? आशा है। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है फैक्ट यहां पर। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। एक चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ये बात की जा रही है एक और इंपॉर्टेंट, भाई ये तो बात हो गई कि आपने औपचारिक क्षेत्रों में जो पहली बार नौकरी करने आएगा उनको 15-15 हजार रुपए, मतलब 3 महीने तक तो एटलीस्ट आप देंगे, और 210 लाख युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। पीएम पैकेज है, रोजगार समृद्ध, जो संबद्ध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं चली हैं। दूसरा क्या है? सरकार नियोक्ताओं के लिए ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपए प्रति माह, 2 वर्षों तक 3,000 रुपए प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। आप देखिए ये भी एक बड़ी अच्छी पहल है। इससे 50 लाख नौकरियों के सृजन होने की क्या है? आशा है। और तीसरा यहां पर बात की जा रही है, ग नंबर जो पॉइंट है यहां पर, नियोक्ताओं को सहायता के लिए, जब पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों से संबद्ध प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए, विशिष्ट पैमाने पर ईपीएफओ अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन, इससे 30 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। इसके साथ ही साथ यहां पर कहा जा रहा है कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना तथा शिशु गृहों की स्थापना करना। सरकार संबंधित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक का ऋण, इससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है। घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए लगभग के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता, प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ई वाउचर, 3% वार्षिक ब्याज की सहायता, ये सारे काम। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की हम बात करें, पीएम पैकेज 4 योजना, 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा। उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इसी के साथ विकसित भारत के लिए कुछ प्राथमिकताएं, इसकी देख लेते हैं। क्या है विकसित भारत के लिए प्राथमिकताओं में? समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सस्टेनेबल ह्यूमन रिसोर्सेस, सस्टेनेबल ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इनकी बात की जा रही है ना। अब बात यह है, सबसे पहले पूर्वोदय, विकास भी विरासत भी, मतलब विकास भी होगा और उसकी विरासत भी है। जैसे क्या हुआ कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विकसित भारत का जो लक्ष्य है इसको प्राप्त करने के लिए अभी आर्थिक अवसरों का सृजन करने के लिए पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि यानी फंड्स
संपन्न राज्यों के लिए योजना, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल किया गया। ऑब्वियसली आप सभी को पता है ये क्यों शामिल किया गया है इनको, है ना। इनको क्या है, प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों के लिए योजना है। अब इसमें बिहार को शामिल है, झारखंड को, पश्चिम बंगाल को, आंध्र प्रदेश को, तो आपको पता है बिहार और आंध्र प्रदेश को शामिल करना ही करना है ना। गया में औद्योगिक नोड के विकास के साथ अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन होगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 6300 गांवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, ऐसे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक ब्रांचेस ओपन की जाएंगी। देखिए पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से ज्यादा ब्रांचेस ओपन की जाएंगी, है ना। ब्रांचेस क्या मतलब, 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी, वही है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की बात कर रहे हैं कि वित्त वर्ष 24-25 में 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी। 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता लो आंध्र प्रदेश, बात ही हो रही थी ना कि आंध्र प्रदेश का तो दिया ही जाएगा, तो 15,000 करोड़ रुपए की सहायता, वित्तीय सहायता। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर पर कोपार्थी नोड में और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर में ओरवाकल नोड में पानी, बिजली, रेल और सड़कों जैसी आवश्यक संरचना पूरी की जाएंगी। विकसित भारत के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं, देखो विनिर्माण होगा और सेवाओं पर काम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की और सर्विसेज की बात की जाएगी। अब इन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज में क्या कुछ काम होने वाले हैं, क्या चीजें होने वाली हैं, हम इनको लेकर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। चले इन सभी पॉइंट्स पे भी हम बात करते हैं और देखते हैं सारे पॉइंट्स को, जो कि हमारे लिए आज के इस सेशन में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो सेशन है ना, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और हम बढ़ते हैं आगे और इसमें और भी चीजों को हम देखने का एक बार प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे विनिर्माण और सेवाओं के लिए अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, तो विनिर्माण और सेवाओं में स्पेशली क्या बात होती है, इसमें ये कहा जाता है एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना लाई जाएगी। मतलब आपको ऋण के लिए गारंटी की एक योजना अलग से लाई जाएगी। एमएसएमई के ऋण के लिए नए मॉडल डिसाइड होंगे, है ना। ट्रेड्स में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए एक बढ़ा हुआ दायरा मिलेगा। मुद्रा ऋण के लिए तरुण श्रेणी में ऋण सीमा को वर्तमान 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाए। जो खाद्य अभिनीकरण है, रेडिएशन है, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां हैं। स्ट्रेस अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास किया कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क भी स्थापित होंगे। ठीक है, साथ ही साथ वीजीएफ सहायता के साथ पीपीपी मोड, ट्रिपल पी मोड में औद्योगिक कामगारों के लिए डॉक्यूमेंट्री टाइप आवास के साथ किराया आवासन होगा। घरेलू उत्पादन जो रिसाइकलिंग और ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन होंगे, है ना। दिवालियापन समाधान में गति लाने के लिए अधिकरण और अपील अधिकरण को सुदृढ़ करना और अतिरिक्त अधिकरण स्थापित किए जाएंगे। ये सारे कार्यक्रम होंगे। वहीं पर इंटर्नशिप की अगर बात की जाए तो इंटर्नशिप के जो चांसेस मिलेंगे, इनके कुछ ऑप्शन है कि 5 वर्ष की जो अवधि होगी, इस 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को, कितने युवाओं को भाई, 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के, जो टॉप 500 कंपनीज होंगी उसमें इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजनाएं भी चलाई जाएंगी। नेक्स्ट यहां पे एक पॉइंट और कहता है कि सीएसआर निधियों के माध्यम से प्रति माह 5,000 रुपए का भत्ता और 6,000 रुपए की एक कालिक सहायता भी यहां पर प्रदान की जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट यहां पर, ये आपकी पांचवी योजनाएं हैं। अब विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं, पांचवी योजना शहरी विकास की बात करता है। किसकी बात कर रहा है भाई? ये शहरी विकास की बात कर रहा है। शहरी विकास में अगर हम देखें तो क्या चीजें होंगी शहरी विकास के लिए, क्या कुछ पॉइंट्स पे बात की जा रही है? तो स्टैंप ड्यूटी पे बात की जाएगी, स्ट्रीट मार्केट के लिए बात की जा रही है, वहीं पर अगर मैं बात करता हूं ट्रांजिट उन्मुख विकास, इसके लिए बात की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ जल प्रबंधन पर बात की जाएगी। किस पर? जल प्रबंधन मतलब वाटर मैनेजमेंट के लिए। महिलाएं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टैंप ड्यूटी ड्यूटी को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट, जो कुछ ऐसे चयनित नगर होंगे कि जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि कोलकाता है, चेन्नई है, पुणे है, ऐसा कुछ चयनित नगर होंगे, उनमें 100 साप्ताहिक हाट, मतलब क्या, सोमवार बाजार लग रहा है, बुधवार लग रहा है, गुरुवार लग रहा है, मंगलवार बाजार लग रहा है ना? तो ऐसे साप्ताहिक हाट और या फिर स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना की परिकल्पना भी की जाएगी। इसके साथ ही साथ 30 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास होंगे। जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट, ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं, विश्वसनीय परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों को सेवाएं उपलब्ध कराना, ये सब काम होंगे उसमें शामिल। आवास संबंधी आवश्यकताओं की बात करें, पीएम आवास योजना 2.0 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। अब देखिए क्वेश्चन यही आएगा अगर कि पीएम आवास योजना में कितनी राशि अंतरित करने की बात की जा रही है, तो पीएम आवास 2.0 में अभी यहां पर 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों तथा मध्यम वर्ग की आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी, उनको घर देकर। अधिक उपलब्धता के साथ कुशल तथा पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट के लिए सामर्थ्यकारी नीतियां तथा विनियम लागू किए जाएंगे। विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं क्या हैं? और 6वें नंबर पे तो एनर्जी सेक्टर पर बात करते हैं, ऊर्जा सुरक्षा। नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र के साथ पहल होगी। भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना होगी। भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और नाभिकीय ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास होगा। वहीं पर हम बात करते हैं पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी, बिजली भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के सहज एकीकरण के लिए होगी। एयूए एससी ताप विद्युत संयंत्र, एनडीपीसी और बीएचईएल के बीच में एक ज्वाइंट उद्यम पूर्ण क्षमता वाला 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापना किया जाएगा। वहीं ऊर्जा लेखा परीक्षा की बात करें तो सूक्ष्म और लघु उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। 60 क्लस्टर में ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा, अगले चरण में इसे 100 क्लस्टरों तक बढ़ाया जाएगा। 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी, 300 यूनिट तक प्रतिमाह, 300 यूनिट तक प्रतिमाह बिजली। अब तक 1.28 सीआर पंजीकरण और 14 लाख आवेदन हो चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, ये अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें क्या है, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी, 300 यूनिट तक प्रतिमाह बिजली मुफ्त मिलेगी। अब तक 1.28 करोड़ पंजीकरण हुए हैं, जिनमें 14 लाख आवेदन किए जा चुके हैं। विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं और क्या है? अवसंरचना के क्षेत्र में देखा जाए तो अवसंरचना में क्या है? देखिए अवसंरचना के लिए क्या है, 11,11,111 का प्रावधान है। जीडीपी का 3.4%। संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए। वहीं 25,000 गांवों की बसाहट को 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए पीएनजीएसवाई का चरण 4 शुरू किया जाएगा। सिंचाई और बाढ़ उपशमन की बात करें तो कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना और 20 अन्य चालू और नई स्कीम जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं बात करते हैं असम, सिक्किम, उत्तराखंड, इनमें जो फ्लड आता है बहुत ज्यादा, तो बाढ़ का मैनेजमेंट करने के लिए उनकी परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाएगी, उनसे संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता है। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए भी सहायता होगी। फिर अगला पॉइंट अवसंरचना का पुनः पर्यटन के क्षेत्र में देखते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का डेवलपमेंट होगा। हिंदू, बौद्ध और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के जो स्थल हैं, राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल की जाएगी। नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, इसको गौरवशाली स्थान दिलाने के लिए नालंदा का एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। ओडिशा को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने वाली इसकी दृश्यात्मक सुंदरता, मंदिर, स्मारक, कारीगरी, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य और मनोरम समुद्र तट का विकास के लिए भी यहां पर सहायता मिलेगी। वहीं पे 8 नंबर पॉइंट की बात करते हैं नव प्रवर्तन, अनुसंधान और विकास की। क्या है? मूलभूत जो अनुसंधान है, प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की जाएगी। 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण पूल के साथ
वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नवप्रवर्तन होंगे। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की बात करें तो 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाना है। 1,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। अगली पीढ़ी के सुधार की बात करते हैं यहीं पर। तो ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधी कुछ कार्य हैं, जैसे शहरी क्षेत्रों में जीआईएस मैपिंग के साथ भू अभिलेखों को डिजिटल किया जाएगा। जीआईएस मैपिंग की जाएगी और जो भू अभिलेख है उनको डिजिटल किया जाएगा। वही बात करते हैं सभी भूखंडों के लिए, जितने भी भूखंड है उन्हें अनन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार किया जाएगा। फिर जो कैडेस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उपप्रभाग का सर्वेक्षण होगा। भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी। किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। सारे काम होंगे ये। वहीं पर जलवायु वित्त पोषण के लिए टैक्सोनॉमी की जाएगी। जलवायु वित्त पोषण के लिए इसमें क्या होगा कि जलवायु अनुकूलन उपशमन से संबंधित निवेशों के लिए पूंजी की उपलब्धता थोड़ी सी ज्यादा कर दी जाएगी। एफडीआई और ओवरसीज निवेश में बात करें तो एफडीआई को सरल करने और ओवरसीज निवेश के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाएगा। वही एनपीएस की बात करें, एनपीएस वात्सल्य की, एनपीएस वात्सल्य में अगर हम बात करें तो अवयस्कों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की योजना होगी। डाटा संचालन में सुधार होगा। आंकड़ों और सांख्यिकी का संग्रहण होगा, प्रसंस्करण होगा और प्रबंधन होगा। वही नई पेंशन योजना एनपीएस की बात करते हैं, न्यू पेंशन पॉलिसी संगत समस्याओं का समाधान करने, आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने तथा राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक समाधान निकाला जाएगा। क्या ही समाधान निकालेंगे एनपीएस के लिए, एनपीएस की तो खैर बात ही नहीं करें हम तो ज्यादा अच्छा है। मजबूत आर्थिक सुधार में बात करते हैं, चालू खाता घाटे में सुधार। देखिए यहां पर फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर 24 तक की पूरी बात की जा रही है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 21 में हम देखें तो ये आपको 1.0% के आसपास, ये देखो 1.0% के अप्रोक्सीमेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दिखाई दे रहेगा, है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, ये एक मिनट में ड्रॉ कर लेता हूं, पेन ले लेता हूं प्रॉपर, ये 1.0%। वहीं पर हम 2024 की बात करते हैं, है ना, ये 2024 0.5%, कितना परसेंट दिखाई दे रहा है भाई, 0.4%, 0.5% है ये चालू खाते घाटे में सुधार। वित्त वर्ष 24 में भारत की विकास दर 8.2% रही। देखिए वित्त वर्ष 24 में भारत की जो ग्रोथ डेवलपमेंट है कितना, 8.2%। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा, 8.2% रही है। आगे बात करते हैं वित्त विस्तारणीय, वित्त क्या है, विस्तारणीय पीएमआई इंडेक्स एससीबी के सकल एनपीए में कमी हुई है 24 में, कितना परसेंट, है ना, ये आप भले ही ना याद करो, जीडीपी के परसेंट के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी। राजकोषीय घाटा देख लेंगे, मुद्रास्फीति का नियंत्रण जरूर देख लेंगे। तो राजकोषीय घाटे में जीडीपी के परसेंट के रूप में कितनी कमी आई है फाइनेंशियल ईयर 24 में, 5.6%, ना 5.6%। वहीं पर मुद्रास्फीति नियंत्रण में बात करते हैं 2023 में 5.4%। अब बात करते हैं यहां पे हम कर प्रस्तावों की, करों का सरलीकरण। जैसे आयकर अधिनियम की 1961 का है आयकर अधिनियम, मतलब जो टैक्सेशन एक्ट है हमारा 1961, इसकी थोड़ी समीक्षा की जाएगी। धर्मार्थ संस्थाएं एवं टीडीएस का थोड़ा सा सरलीकरण किया जाएगा। मुकदमेबाजी और अपील पे थोड़ा सा काम किया जाएगा। कर आधार में वृद्धि की जाएगी। फिर इसके बाद में सीमा शुल्क के प्रस्ताव में बात करें, व्यापार में आसानी होगी। अब व्यापार करने के लिए आपको क्या होगा, थोड़ा आसानी, क्यों, क्योंकि शुल्क में व्युत्क्रमण को हटाने और विवादों को कम करने के लिए संरचना की व्यापक समीक्षा है, मतलब कुछ सीमा शुल्क वगैरह कम होंगे, सीमा शुल्क में परिवर्तन होगा। लाभ पाने वाले क्षेत्र कौन से, देखिए अभी हम बात करते हैं कि कैंसर की 3 दवाइयों पर सीमा शुल्क से पूरी तरीके से छूट मिलेगी। जो किफायती दवाइयां हैं उसमें लाभ मिलेगा। अब उनको लाने में थोड़ा, मतलब वो आसान रेट में मिलेंगे, सस्ते रेट में। मोबाइल फोन, मोबाइल, पीसीबीए, चार्जर, बीसीडी घटाकर 15% करेंगे तो मोबाइल उद्योग में थोड़ा सा कमी आई, मतलब यहां पे क्या होगा, मोबाइल वगैरह ये सब सस्ते हो जाएंगे थोड़े। सोने चांदी पर सीमा शुल्क 6% और प्लैटिनम पर 6.4% घटा दिया। इससे लगभग 4,000 रुपए सोना और लगभग 3600 रुपए चांदी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो घरेलू मूल्य संवर्धन हो जाएगा। झींगा और फिश फीड पर बीसीडी घटाकर 5% करना, मतलब समुद्री निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि होगी। सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत बस्तियों पर छूट। वही 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट मिलेगी। इससे खनिज क्षेत्र को बढ़ावा भी मिलेगा। अब प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की बात कर लेते हैं। इसमें प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में क्या है कि अनुपालन का बोझ कम करने के लिए उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना। क्या प्रदान करना, नागरिकों को कर राहत यहां पर प्रदान करने की बात हो रही है।
देखिए, पूंजीगत लाभ को तर्क संगत बनाना ये भी इसका काम होगा। वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घावधि के लाभों पर 12.45% लगेगा। वित्तीय जो परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा इसको बढ़ाकर 1.25 लाख पर ईयर कर दिया जाएगा। वहीं पर जो निवेशक हैं, रोजगार और निवेश की बात करते हैं, तो निवेशक के सभी वर्गों के लिए एंजल को अब समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे आप शेयर मार्केट में है ना, तो जो एंजल है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था होगी। विदेशी खनन कंपनियां क्या है, अपरिष्कृत हीरे बेचने वाले जो हैं इनके लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान, क्योंकि हीरों का परिष्करण होता है बाद में बेचा जाता है, तो जो विदेशी खनन कंपनियां हैं, है ना, अपरिष्कृत हीरे बेचने वाले के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान होगा। विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट दर की 40% से घटाकर 35% कर दी गई है। नई कर व्यवस्था को सरल बनाना। अब नई कर व्यवस्था को देखिए ऐसे समझिएगा, 17,500 रुपए तक केस में बचत होगी। कैसे? अगर कोई 0 से 3 लाख रुपए तक कमाता है तो उसको तो कोई भी नहीं टैक्स पे करना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बात होती है कि अगर आप 3 से 7 लाख रुपए तक कमाते तो 5% लगेगा, 7 से 10 लाख कमाते 10% लगेगा, 10 से 12 लाख कमाते 15% लग रहा है, 12 से 15 लाख कमाते 20% लग रहा है, और 15 लाख से ज्यादा कमाते 30% लग रहा है। अब इसमें एक और फायदा है कि वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं इनके लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 का इसमें डिडक्शन मिल जाता है। सीधी सी बात यह है कि अभी तक 50,000 का डिडक्शन मिल रहा था, अब वो आपको डिडक्शन 75,000 का मिल जाएगा। जो पेंशन भोगी है, जो पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। बात है रुपया कहां कहां से आता है। जैसे आयकर की अगर बात करें 19% आयकर से, उधारी और अन्य देयताएं जो दी गई हैं उनसे 27% आ जाता है ना। कर भिन्न प्राप्तियां 9% यहां से, ऋण भिन्न पूंजियां प्राप्तियां, सीमा शुल्क, इन सब से मिलाकर अगर देखा जाए तो कितना 9 4 13 14% लगभग आता है। यहीं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो सेंट्रल कस्टम ड्यूटी है यहां से 5%, जीएसटी और अन्य से 18% मिल जाता है, निगम कर से यहां से 17%। अब जाता कहां कहां है, तो पेंशन देते हैं 4% की हम, है ना, सभी को। फिर ब्याज भुगतान करते हैं 19% में, अन्य खर्चे हैं 9% के, केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं 8%, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मतलब कि जो रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत व्यय है, खर्चे हैं 16% इसमें देते हैं। वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9% का है। वहीं कर एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 21% का है, सब्सिडी 6% की देते हैं, रक्षा पर 8% खर्च करते, तो ये हमारे पैसे जाते हैं यहाँ पर, आने का भी बता दिया, जाने का भी। प्रमुख मदों के लिए जो व्यय है, खर्चे हैं, वो किससे कहां पर कितने होंगे। देखिए, रक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अभी खर्च होंगे 4,54,773 करोड़ रुपए। विलेज डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ रुपए। कृषि एवं संबंध कार्यकलाप के लिए 1,51,851 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गृह कार्य के लिए 100 घर बनाने के लिए 1,50,983 करोड़ रुपए। शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के लिए 1,16,342 करोड़ खर्च होंगे। स्वास्थ्य के लिए 89,287 करोड़ रुपए। ऊर्जा के लिए वहीं 68,769 करोड़ रुपए। समाज कल्याण के लिए 56,501 करोड़ रुपए। वाणिज्य और उद्योग के लिए 47,559 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन अब बात करें, जैसे मनरेगा की अगर हम बात करें साहब, मनरेगा में कुल कितना खर्च होगा, तो मनरेगा में 23-24 में 60,000 कितना 60,000 करोड़। अब यहाँ पर 86,000 की बात की जा रही है, कितने की 86,000 करोड़ की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अब इसी के साथ ही साथ अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर अगर हम बात करें 23-24 में 840, और 2024-25 में अगर बात करें 1200। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना को देख लीजिए इसी प्रकार से 24-25 में 2280 है। औषध उद्योग के लिए पीएलआई 2143 है। सेमीकंडक्टर विकास डिस्प्ले निर्माण के लिए कितना हो गया। सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए देख लीजिए बढ़कर कितना हो गया, है ना। एलपीजी के लिए 180 और अब कितना 1500, है ना, 23-24 में। फिर इसके बाद में आईडीए स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन इनके लिए। फिर प्राप्तियों की हम बात कर लेते हैं, प्राप्तियां वगैरह कैसी हैं। राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं। राजस्व प्राप्तियों में अगर बात करें 2024-25 में 31.3 लाख करोड़, है ना। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी 24-25 में 16.9 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इसी के साथ ही साथ हम खर्चे की बात करते हैं, व्यय कितना है, तो राजस्व व्यय, राजस्व खर्चे की अगर बात की जाए तो राजस्व व्यय जो है 24-25 में 37.1 लाख करोड़ रुपए है। वहीं पर प्रभावी पूंजीगत व्यय की बात करें 24-25 में तो ये 15.0 लाख करोड़ रुपए का रहा है, ठीक है। देखो एक बार हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, ये तो पूरा था हमारा ऑफिशियल डेटा। एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, बजट में सरकार की कुछ 9 प्राथमिकताएं हैं। कितनी प्राथमिकताएं हैं बजट में सरकार की, कुछ 9 प्राथमिकताओं को यहां पर क्या किया गया, 9 मतलब सेक्टर्स हैं जिनको
प्रायोरिटी में रखा गया है। अब ये कौन से 9 सेक्टर हैं जिन्हें प्रायोरिटी में रखा गया है? तो साहब जो 9 सेक्टर हैं प्रायोरिटी वाले, इनमें है सबसे पहला तो एग्रीकल्चर, आपको पता है कृषि है। फिर रोजगार को रखा गया है। रोजगार के साथ ही साथ यहां पर किसको रखा जाएगा? तो देखिए कृषि और रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ यहां पर रखा जा रहा है सोशल जस्टिस को, सामाजिक न्याय को, जो हमने आपको बताया था, पहले भी कहा था, है ना, सामाजिक न्याय को रखा जाएगा। सरकार की बजट में 9 प्राथमिकताएं हैं, मतलब 9 चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कृषि है, रोजगार है, सोशल जस्टिस है ना, अर्बन डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए यहां पर हो गया क्या, एग्रीकल्चर हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, रोजगार हो गया, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय हो गया, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज हो गया, है ना। फिर इसके बाद में अगला क्या हो गया, ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में एनर्जी, जो ऊर्जा है, ये भी हमारा एक सेक्टर हो गया, ठीक है। ये हुआ। अब इसके बाद में आपको बाकी चीजें तो लगभग मैंने बता ही दी हैं कि भाई कितना पैसा इनकम टैक्स का जो न्यू स्लैब है वो क्या आया है। 0 से 3 लाख में नील है, 3 से 7 में 15 5 है, 7 से 10 में 10 है, 10 से 12 में 15 है, 12 से 15 लाख में 20% है, और 15 लाख से ज्यादा में 30% है। ये हमारे बजट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बाकी जो भी चीजें यहाँ पे आपको लिखी हुई बताई गई हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको हम एक बार और दिखा देते हैं। ऐसे क्या होगा कि जो चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, समझा दी हैं, वो सब आपको इस फॉर्मेट में भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। वो सब इस फॉर्मेट में भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। लाइक निवेश प्रोत्साहन, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आयकर अधिनियम का सरलीकरण, करों का पुनः निर्धारण, ये हमने बात करी है। जो इनकम टैक्स 1961, इसकी समीक्षा की जा रही है, इसकी भी हमने बात करी है। अब 7 लाख तक इनकम टैक्स क्या होगा, ये भी मतलब 7 लाख तक में इनकम टैक्स लगेगा। भूमि संबंधी सुधार और कार्यवाहियों के लिए क्या कुछ काम किए जाएंगे, ये पूरा हमने पढ़ लिया है। फिर यहाँ पे अलग से दिया गया है। उद्योग वगैरह के लिए हमने बात करी है, 100 शहरों या उसके आसपास प्लग इन प्ले औद्योगिक पार्क्स वगैरह डिजाइन किए जाएंगे, है ना, डेवलप किए जाएंगे। कर प्राप्तियों में रुझान वगैरह, ये सब हमने एक बारी चर्चा कर ली है, और उसी का यहाँ पे आपको डिटेल देखने के लिए पूरे पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बजट का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसे हमने आज के सेशन में कंप्लीट करा है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।